नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यान माला में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं। मृच्छकटिकम के पंचम अंक में हम लोग एक कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो विट और वसंत सेना के मध्य है। वसंत सेना अभिसार के लिए आई है, चारुदत्त के साथ अभिसार के लिए, और उस क्षण में बारिश हो रही है और उसी वर्षा ऋतु या यूं कहे बारिश का वर्णन क्रमशः दोनों विट और वसंत सेना अपने संवादों के माध्यम से मिलकर के कर रहे होते हैं और उसी का विस्तार हम लोग यहां देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमने एक श्लोक जो कि 14वां श्लोक है उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और वह पद्य है कि पंकक्लिन्न मुखाः पिबन्ति सलिलम धाराहता दर्दुराः कंठम मुंचति बर्हिणः समदनो नीपः प्रदीपायते संन्यासः कुलदूषणैरिव जनैर्मेघैर्वृतश्चन्द्रमा विद्युन्नीच कुलोद्गतेव युवतिर्नैकत्र संतिष्ठते। हम देख रहे हैं कि बारिश के मौसम का जो एक सजीव चित्रण है, क्या क्या चीजें हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप आज भी अपने बारिश के समय में छत पर आ जाएं और तब अगर देखें पूरे प्रदेश के पर्यावरण को, उस आबो हवा को समझने की कोशिश करें तो पेड़ के पत्तों से चूने वाले बारिश की बूंदें, या वहां पर मेढक की क्या स्थिति है, या अन्य पशु पक्षियां किस प्रकार शांत क्लांत और निश्चिंत होकर के अलग अलग जगह बैठे पड़े हैं, उसका बड़ा ही सुंदर हम वर्णन पाते हैं। महाकवि आदि कवि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में और महाकवि कालिदास ने इसी वर्षा ऋतु का वर्णन अपने ऋतु संहार में करते हुए एक बड़ा ही सुंदर पद्य दिया कि वहंति वर्षंति नदंति भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनाः मत्त गजाः वनान्ताः प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगा। नदियां बह रही है, बादल बरस रहे हैं, आदि ऐसे ऐसे वर्णन कि जो बंदर है वो चुपचाप ये अपनी चुप्पी साध करके पेड़ की ओट पे बैठा हुआ है। तो आदि वो जो परिवर्तन है हर कवि ने अपने अपने ढंग से अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। यहां पर मृच्छकटिकमकार विट के माध्यम से उस वर्षा ऋतु को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मेढक, यानी जिसके लिए दर्दुर शब्द प्रयोग आया है, प्रथम पद्य 14वें पद्य के प्रथम पंक्ति का आखिरी शब्द देखें कि दर्दुराह मेढक पिबंती सलिलम, सलिलम पिबंती। सरल वाक्य को पकड़े पहले कि मेढक जो है जल पी रहे हैं। कैसा मेढक? तो पंकक्लिन्न मुखाः, कीचड़ से, जो कीचड़ है उससे गीले मुख वाले मेढक। और कैसा? धाराहता, कि बारिश की जो मूसलाधार जो बारिश हो रही है उन बारिश की धारा से जो आहत चोट पहुंचाए हुए मेढक जल पी रहे। कंठम मुंचति बर्हिणः समदनः, समदनः अर्थात ये मदन, मद इसको कहेंगे जो काम भाव से युक्त जो मोर हैं वो कंठम मुंचति, केका कर रहे हैं, अपनी आवाज कर रहे हैं। जो आप बारिश के मौसम में आप मोर की आवाज का साक्षात अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एक उनके लिए मानो एक प्रकार से खुशी का मौसम होता है और मोर और मोरनी के मिलन का भी ये उपयुक्त काल होता है। तो इसीलिए यहां पर समदन शब्द के माध्यम से उसी की ओर हमें संकेत दिया है। नीपः प्रदीपायते, नीप कहते हैं कदम्ब पुष्प को, जो कदम्ब का वृक्ष होता है जिसपे पीले पीले खिले हुए बड़े बड़े फल होते हैं पीले रंग के। तो मानो उस बारिश में वह जो कदम्ब के फल है प्रदीपायते, दिए के समान, जलते हुए दिए के समान प्रतीत हो रहे हैं। अब जरा देखिए, जरा इसको समझने की हम आप कोशिश करें कि अंधकारमय होगा, बारिश का मौसम जो है दिन में भी अंधेरा कर देता है, और ऐसे अंधेरे में पेड़ों पे जो लगे हुए पीले कल रंग के फल हैं, कवि ने उनको मानो एक दिए के रूप में यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो एक बड़ा सुंदर चित्र उपस्थित होता है। आप लोगों में से जो भी कोई चित्र करना जानते हो तो इसके माध्यम से बड़ा ही सुंदर इस चित्र को चित्रित किया जा सकता है, दोनों पंक्तियों को, आगे की पंक्ति को नहीं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि संन्यासः कुलदूषणैरिव जनैर्,
मेघैर्वृतश्चंद्रमा। इसको भी बड़ी बढ़िया से समझना चाहिए हमें कि यथा कुलदूषणैः संन्यासः वृतः। अब ऐसे लीजिए, चूंकि इव है, उपमा है, तो ऐसे को हम यथा तथा के माध्यम से समझते हैं कि यथा कुलदूषणैः जनैः संन्यासः वृतः तथैव मेघैः चंद्रमावृतः विद्युन्नील नीच कुलोद्गतेव युवती है नैकत्र संदष्टते। अब उसको बाद में लेंगे, लेकिन इस पंक्ति को, तीसरी पंक्ति को समझिए कि संन्यास कुलदूषणैः जनैः वृतः, कुल को दूषित करने वाले लोगों के द्वारा जिस प्रकार संन्यास आच्छादित कर दिया जाता है, कवर अप कर दिया जाता है, गौण कर दिया जाता है, क्योंकि कुल के दोष ही इतने मुखर और इतने प्रखर हो जाते हैं कि संन्यास भाव उसमें छिप जाता है। उसी प्रकार मानो मेघैः चंद्रमावृतः, मेघ से चंद्रमा ढक लिया गया है। देखिए मित्रों, बार बार इसको पढ़ने से कई सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न तो यह है, क्या दिन में यह दिन का वर्णन है या रात का वर्णन है? क्योंकि चंद्रमा तो रात में है और जैसा प्रतीत हो रहा है कि यह संध्या काल का समय है, क्योंकि संध्या काल में मिलने के लिए आई हुई है। अगर संध्या काल में हम चंद्रमा को प्रमुखता दें तो नीपह प्रदीपायते गौण हो जाएगा, क्योंकि रात में वह फल दिखेगा नहीं। इसी प्रकार अगर हम दिन का समय इसको माने या संध्या से पूर्व का थोड़ा समय माने तो समय चंद्रमा होता नहीं, जिसको कि मेघ जो कवर अप कर ले। तो थोड़ा बहुत अगर इसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं कवि की कल्पना में एक सूक्ष्म दोष जरूर प्रतीत हो रहा है। अस्तु, चलिए अगर हम रात को ही मान ले तो मानो रात में मेघ ने चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लिया है। हाँ, काले कजरारे बादल ऐसे चीजों को, तारे हों, चंद्रमा हो, इन सब को कवर अप कर लेते हैं, तो वो हमारे सामने एक दृश्य उत्पन्न हो रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक पक्ष जो है वो आखिरी पंक्ति है, और वह है विद्युन्नीच कुलोद्गतेव युवतिर नैकत्र संतिष्ठते। कह रहे नीच कुलोद्गता युवती है, अर्थात जिस प्रकार नीच कुल में उत्पन्न युवतियां एक स्थल पर नहीं टिकती, एक व्यक्ति के साथ नहीं टिकती, उसी प्रकार ये जो बिजली है वो एक क्षण के लिए भी नहीं टिकती। और हम लोग सभी जानते हैं बिजली का एक अर्थ ही है, एक पर्यायवाची शब्द ही है क्षणदा, जो क्षण भर के लिए प्रकाशित करे। तो जो बिजली की जो चमक है वो उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं होता है, हार्डली 1 सेकंड का ड्यूरेशन होता है, या कभी कभी 2 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। तो उसको दोनों ढंग से लें कि एक प्रकार तो यह कि नीच कुल में उत्पन्न युवतियां जिस प्रकार किसी एक जगह नहीं टिकती, किसी एक के साथ नहीं टिकती, उसी प्रकार यह बिजली किसी एक क्षण के लिए भी नहीं टिकती है। मेरे लिए यहां आवश्यक पक्ष बिजली का टिकना या ना टिकना नहीं है। मेरे लिए 2 प्रमुख यहां पर है कि नीच कुलोद्गता और युवती। मित्रों, सबसे पहली बात तो यहां यह स्पष्ट हमें समझना चाहिए कि नीच कुल होता क्या है। कुल कभी नीच नहीं होता, क्योंकि हर मनुष्य अपनी संतति के पालन के लिए, पोषण के लिए, परिवर्धन के लिए उतना ही समर्पित होता है जितना कि तथाकथित उच्च कुल के लोग अपनी संतति के लिए होते हैं। इसीलिए यहां पर कुल का नीच और ऊंच कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरा पक्ष कि जिसकी ओर संकेत दिया जा रहा है वह भी समझने लायक है कि ऐसी युवतियों को एक जगह ना टिकने देने वाला होता कौन है? पुरुष समाज होता है। और वो पुरुष उच्च कुल के भी होते हैं और नीच कुल के भी होते हैं, क्योंकि वही युवतियों को अपनी ओर, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। यहां पर नीच कुलोद्गता युवती का एक सांकेतिक अर्थ यह भी है कि वेश्यागण किसी एक के साथ नहीं टिकती। यह दुखद है कि कोई भी व्यक्ति
अपने कर्तव्य से महान होता है, कर्म से महान होता है। क्योंकि आज यही वसंत सेना कल की कुल वधू बनने वाली है। क्या वसंत सेना को हम नीच कुल में उत्पन्न मानेंगे? क्यों? क्योंकि नीच कुल में यदि उत्पन्न हुई होती तो उनके संस्कार भी नीच कुल वाले होने चाहिए था, लेकिन उन सारे संस्कारों से रहित वह वसंत सेना उस काल का जो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है चारुदत्त, उनको अपना पति रूप में वो वर्ण करती है और अपने प्रेमी रूप में चयन करती है। अन्यथा धन दौलत वाले लोगों की कमी नहीं थी, वो किसी के साथ भी वसंत सेना जा सकती थी। तो इसीलिए यहां पर मेरी दृष्टि में ये जो नीच कुलोद्गता जो है यह विश्लेषण का विषय है, लेकिन सामाजिक धारणा, सामाजिक अवधारणा, एक ऐसा समाज जहां पर कि पूरी प्रकार से हम वर्ण विभाजित समाज देख रहे हैं, जहां पर कि हम ऊंच और नीच कुल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि यहां पर इन्होंने जो एक कह सकते हैं जो क्लास भेद दिखाया है, कास्ट भेद नहीं, वर्ण भेद नहीं है, क्लास, जिसे आज भी हम कहते हैं मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, तो यहां पर भी जो नीचे है वो लोअर क्लास की ओर इशारा किया गया है। और क्लास लोअर यानी ये जो व्यवस्था जो है उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की जो व्यवस्था है, ये केवल और केवल आर्थिक विभाजन है। तो आर्थिक रूप से कमजोर कुल में उत्पन्न हुई कि युवतियां जिस प्रकार किसी एक के साथ नहीं टिकती, उसी प्रकार मानो यह बिजली किसी एक के साथ नहीं टिकती। इसके बाद जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये मृच्छकटिकम का पाएंगे कि वो समाज है जिस समाज में किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है। मृच्छकटिकमकार ने समाज के केवल अभिजात पक्ष को ही हमारे सामने नहीं रखा, पूरी तरह से उन्होंने उस समाज को हमारे सामने उद्घाटित कर दिया है। वहां पर उच्च वर्ग का भी प्रतिबिंबन है, निम्न वर्ग का भी प्रतिबिंबन है, धनियों का भी प्रतिबिंबन है, गरीबों का भी प्रतिबिंबन है। इसीलिए मृच्छकटिकम एकमात्र ऐसा नाटक है जो तत्कालीन समाज का विशुद्ध दर्पण है। यह कथन हम कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में नहीं कह सकते, या भास के हम स्वप्न वासव दत्तम के विषय में नहीं कह सकते, या भवभूति के उत्तर रामचरितम के विषय में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो एक समाज है वो एक काल्पनिक और उच्च वर्गीय समाज है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से, धीवर और मछुआरे आदि के वृत्तांतों के माध्यम से निम्न वर्ग को टच करने का प्रयास महाकवि कालिदास ने किया है, लेकिन जो समस्त जो पृष्ठभूमि है नाटक की, वो एक एलिट जिसको कह सकते हैं, एक उच्च जो समाज है उसका ओर इशारा किया गया है। चाहे वो शकुंतला हो, शकुंतला को भी एक दिव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। दुष्यंत का कथन ही कुछ और है, उधर उदयन राजा है, पद्मावती और वासवदत्ता दोनों राजकुमारियां हैं, भवभूति में राम और सीता का समाज है। तो स्वाभाविक है जब ऐसे चरित्रों के समाज का चित्रण किया जाएगा तो वास्तविक समाज को कहीं ना कहीं कवर अप किया जाएगा। लेकिन मृच्छकटिकम एक ऐसा नाटक है जहां ना तो उच्च वर्ग का समाज है, ना निम्न वर्ग का केवल समाज है, बल्कि समाज का रूप स्वरूप जैसा होता है, समाज की जो केमिस्ट्री होती है, उस सामाजिक केमिस्ट्री को हमारे सामने एकदम प्रयोगशाला के रूप में उद्घाटित करके रख दिया है मृच्छकटिकमकार ने। अस्तु, आगे देखते हैं इस वर्षा ऋतु के वर्णन के बाद कि वसंत सेना कहती है कि भाव सुष्ठुते भणितम। भाव जैसा कि संबोधन है, पहले भी इस पर हमने विमर्श किया है, ते सुष्ठु भनुतम। भाई तुमने बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से ये बातें कही। ऐसा ही मूढ़े, अब ऐसा ही मूढ़े, अब आगे इसको एक एक लेकर के संबोधन है, दोनों की बातचीत है। श्लोक फिर है कि निरंतर पयोधरया मयैव कांतः सहाभिरमते यदि किम तवात्र माम गर्जितैरपि मुहुर निवारयन्ति मार्गम रुणद्धि कुपितेव निशा सपत्नी। ये थोड़ा सा अति श्रृंगारिक पद्य है और एक स्त्री मुख से अति श्रृंगार का यहाँ पर हम वर्णन पाते हैं। और
इसके जो भाव है मैं आपके समक्ष इनको प्रस्तुत कर रहा हूं कि आगे देखिए कि निशा सपत्नी यानी रात को वहां पर रात्रि को सौतन की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि क्रुद्ध हुई जो रात्रि रूपी सौतन है सपत्नी है वो हमें अपने पिया मिलन के मार्ग को रोक रही है। तो ऐसा है यहां पर मार्गम रुणद्धि इसको देखते हैं। लेकिन आगे जो है ना एक जो मिलन की अभिलाषा है जो आकांक्षा है उनके द्वारा यहाँ पर इस पद्य की भाव को यहाँ पर पद्य के भाव को प्रस्तुत किया गया है। निरंतर पयोधरया मयैव कांतः मया मेरे द्वारा कांत यानी प्रेमी है सहाभिरमते मया सह अभिरमते कांतः मया सह अभिरमते यदि किम तवात्र काश यहाँ पर मेरे जो प्रेमी है वो मेरे साथ रमण करते आदि बातें हैं। इसे बखूबी आप लोग समझ सकते हैं। विट का इसके ऊपर चित्रण है भवतु एवं तावत उपालभ्यताम तावदीयम। तो ठीक है आप इनको उलाहना दीजिए तावदीयम उपालभ्यताम आप उलाहना दीजिए। वसंत सेना कहती है कि भाव किमनिया क्या मैं कहूं स्त्री स्वभाव दुर्विदग्ध या उपालब्धया कि जो स्त्री का जो स्वभाव है ऐसे स्त्री के स्वभाव का जो ये चित्रण है वर्णन है उसकी जो निपुणता है कुशलता है ऐसे में इस उपालंभ का इस उलाहना का क्या प्रयोजन। लेकिन ये रात्रि चाहे सौतन के रूप में खड़ी हो या दुनिया इधर की उधर हो जाए अगर स्त्री अपने मन में यह ठान ले कि आज मुझे अपने पिया से मिलन करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए उस समय का क्रांतिकारी समाज और आज का समाज जो कि वर्जनाओं से लक्ष्मण रेखाओं से युक्त समाज है लेकिन उस समाज की स्त्रियों के इस भाव को जरा समझिए और कहती हैं बसंत सेना कि मेघा वर्षंतु इसको समझें कि मेघा वर्षंतु गर्जंतु मुंचत्वशनिमेव वा गणयंति न शीतोष्णम रमणाभिमुखा स्त्रिय कि मेघ बरसते रहें गरजते रहें अपना जो वो वज्र है वो वज्रपात करते रहें चाहे मेघ बरसे चाहे मेघ गरजे चाहे वज्रपात हो न शीतोष्णम गणयंती सर्दी और गर्मी की कभी अपेक्षा नहीं करती रमणाभिमुखा स्त्रियः जो स्त्रियां रमण के लिए अभिसार के लिए या अपने प्रेमी से मिलन की अभिलाषा रखती हैं उस अभिलाषा को ऐसी कोई चीजें रोक नहीं सकती। वो घनघोर आंधी आ जाए तूफान आ जाए वो छोड़ के अपनी प्रेमी से प्रेमिका मिलने के लिए निकल ही पड़ती है। एक उन्मुक्त स्वर है यह स्त्रियों का हर प्रकार की वर्जनाओं का परित्याग करके लोग कहते हैं कि हमारे साहित्य में हमारे में वो स्त्री स्वातंत्र्य नहीं है और कहीं कहीं से पंक्ति ऊपर करके हम लोग इकट्ठा करके और जो इसे निगेटिविटी अबाउट जो वुमेन है उनको लेकर के हम डिस्कोर्स में ऑल द टाइम समाज को एक परेशान करते रहते हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं थी या स्त्रियां ये थी स्त्रियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। रहे हों ये व्यवस्था रही हों लेकिन इस व्यवस्था की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए जहां पर स्त्रियां खुलेआम एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि रमणाभिमुखा स्त्रियः अर्थात जो अपने प्रिया से मिलन के लिए और ऐसा भी मिलन नहीं कि हैंडशेक वाला मिलन पूरी तरह से मिलन के लिए स्त्रियां किसी भी प्रकार रुकती नहीं ठहरती नहीं चाहे मेघ बरसते रहें मेघ गरजते रहें या साक्षात इंद्र भगवान अपना वज्र प्रहार करते रहें। तो ये एक उन्मुक्त स्वर है एक स्वतंत्र स्वर है स्त्री का जिसे हम मृच्छकटिकम में पाते हैं और यही कारण है कि पुनः पुनः मैं कहता हूं कि जीवित समाज का जीवित प्रतिबिंब सजीव समाज का सजीव प्रतिबिंब यदि किसी एक नाटक में हमें प्राप्त होता है यदि किसी एक काव्य में प्राप्त होता है यदि किसी एक ग्रंथ में प्राप्त होता है तो वह है मृच्छकटिकम। मित्रों कंटिन्यूएशन है विट आगे अपनी बात को लेके फिर पुनः उसी वर्षा ऋतु के वर्णन में हमें ले चलता है कि वसंत सेने पश्य पश्य अरे ओ वसंत सेना जरा देखो देखो अयम अपरः ये कुछ एक और दृश्य देख लो ये क्या स्थिति है इसको भी देख लो और समझ लो।
पवन चपल वेगः स्थूल धारा शरौघः स्तनित पटः नादः स्पष्ट विद्युत पताकः हरति कर समूहम खे शशांकस्य मेघो नृप इव पुर मध्य मंदवीर्यस्य शत्रुः। तीसरी पंक्ति के आखिरी पद को पकड़ें, मेघः, और उनके सारे विशेषण को इकट्ठा कर लें, जो कि प्रथम दो पंक्ति में 4 विशेषण हमें प्राप्त होते हैं। पवन चपल वेगः मेघः, स्थूल धारा शरौघः मेघः, स्तनित पटः नादः मेघः, स्पष्ट विद्युत पताकः मेघः। तो ये 4 विशेषण हैं यहां पर। और फिर उसके बाद उपमा उपमेय संबंध नृप के साथ बनाया जाता कि नृप इव पुर मध्य मंद वीर्यस्य शत्रुः कर खे कर समूहम हरति आदि। हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसमें श्लेष है, श्लेष अलंकार पन कर समूहम आएंगे, अर्थ के क्रम में इस श्लेष को स्पष्ट करेंगे। कैसा मेघ कह रहे, पवन चपल वेगः, अर्थात हवा के झोंकों से चंचल वेग वाला मेघ। स्थूल धारा शरौघ, और स्थूल मोटे मोटे मूसलाधार जो बारिश की जो बूंदे हैं, ऐसे धारा रूपी बाणों का समूह वाला मेघ। यानी वो जो मेघ है, उस मेघ से मूसलाधार बारिश हो रही है, और वो बारिश की हर एक धारा जब शरीर के ऊपर पड़ती है तो मानो उसकी प्रतीति बाण के समान होती है। और चूंकि एक साथ कई धाराएं गिरती हैं शरीर के ऊपर, तो इसलिए वह क्या हुआ, कई सारे बाण मानो एक साथ शरीर पे गिर रहे हों। और उसी के लिए बड़ा ही सुंदर शब्द प्रयोग है शरौघः, शर प्लस औघः। आप लोगों ने जलौघ शब्द सुना होगा बाढ़ आदि के लिए, जब बहुत अधिक बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो उसके लिए हम लोग जलौघ शब्द पढ़ते हैं। जिनके पास अकूत धनराशि होती है उनके लिए हम धनौघ शब्द ले लेते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर शरौघ शब्द का निर्माण है। तो ऐसे धारा रूपी बाणों के समूह वाले मेघ। और कैसा मेघ, स्तनित पटः नादः, मतलब जो मेघ की जो गरगराहट है, मेघ का जो टंकार है, मेघों से जो निकलने वाली जो आवाज है, बादलों की आवाज जो गरगराहट होती है, ऐसे ध्वनि रूपी पटह की नाद वाले मेघ। अर्थात वो मेघ जो कि पटह के समान ध्वनि की गुंजार छोड़ता हो, अत्यधिक ध्वनि से युक्त मेघ। और स्पष्ट विद्युत पताका है, और बिना किसी संदेह के बिजली ही जिसकी पताका है। अब देखिए पताका क्या होता है, पताका जो है वो अभिव्यक्ति का चिन्ह होता है, जिसे दूर से हम देख करके समझ जाते हैं कि कौन सी संस्था या कौन सा संघ जो है अभी प्रयाण कर रहे हैं, अभी आगे निकल रहे हैं। हम अपने तिरंगा को देख करके, कोई भी व्यक्ति तिरंगा देख ले, चाहे वो तिरंगा वॉशिंगटन डीसी में क्यों ना लहरा रहा हो, वहां पर वो भारतीयता का प्रतीक के रूप में उपस्थित होता है। तो पताका परिचय का प्रतीक है। तो उसी प्रकार मेघ और मेघ की जो बारिश होती है, उसका प्रतीक जो है वह बिजली है। तो स्पष्ट रूपेण बिजली ही जिसकी पताका हो, ऐसा वह मेघ खे यानी आकाश में शशांकस्य कर समूहम हरति, चंद्रमा की जो किरणें हैं उन किरणों के समूह को छीन लेता है। देखो छीन रहा है, अर्थात रात्रि का समय है, और रात्रि के समय होने के कारण जो चूंकि काले कजरारे बादल हैं, इस कारण से चंद्रमा की किरणें क्षीण पड़ गई है, चंद्रमा की किरणें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कवि की अभिव्यंजना है कि मानो यहां पर मेघ चंद्रमा के उस किरण के समूह को हर ले रहा है, कवर अप कर ले रखा है, ढक रखा है, छीन रखा है। चौथी पंक्ति कैसे, तो नृप इव पुर मध्य मंद वीर्यस्य शत्रुः, मंद वीर्यस्य शत्रुः, क्षीण पराक्रम वाले कमजोर शत्रुओं से जिस प्रकार राजा पूर्व मध्य नगर के बीच में, राजधानी के बीच में कर समूहम हरति, अर्थात
टैक्स वसूल लेता है। कर के दो अर्थ हो गए, एक का अर्थ हुआ कर यानी टैक्स और दूसरा कर यानी किरण। तो इसीलिए हमने कहा था कि कर समूह शब्द में यहां पर श्लेष अलंकार है। अब इसको भी समझ लीजिए, उस प्राचीन राजव व्यवस्था की ओर भी संकेत दे दिया। जो बलवान राजा होते थे वो कमजोर राजा के ऊपर में आक्रमण करके उस कमजोर राजा को अपना करद बना लेता था, टैक्स पेयर बना लेता था। अर्थात उस राज्य को जीत करके उसकी राजधानी में सबके सामने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके और वो कर देने वाला बना लेता था। और इसी कहानियां आपने ढेर पढ़ी होगी, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे रुद्रदामा हो। ऐसे सारे लोगों ने जीत जीत करके कमजोर राजाओं को अपने अधीन करके कर देने वाला बना लिया था। तो ये भी उसकी ओर भी संकेत दे रहा है। ये जिस किसी भी काल का रहा हो यह काव्य, हालांकि किस काल का है यह काव्य, इसके ऊपर हमने अपने प्रारंभिक व्याख्यान में एक भरपूर विश्लेषण दिया है। लेकिन जिस काल का यह नाटक है उस काल के राजनीतिक पक्ष की ओर भी ध्यान दे रहा है। राजा लोग, जो बलवान राजा कमजोर राजा के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे, इस छोटी सी पंक्ति के माध्यम से उसकी ओर भी इशारा कर दिया हमारे मृच्छकटिकमकार ने। वसंत सेना एवं नुइदम तत्कथय मेषोपर। ठीक है, और कुछ सुना और बताओ इसके बारे में। बड़ा ही सुंदर फिर पद्य, जैसा मैंने शुरू में कहा था। देखिए मित्रों, वर्षा ऋतु के वर्णन की दृष्टि से बड़ा ही सुंदर पद्य है, कवि की कल्पना की दृष्टि से सुंदर पद्य है। जिस प्रकार का जो चित्रण होना चाहिए बारिश का, घनघोर बारिश का, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है। लेकिन जो घटनाएं चल रही है, जो कहानी चल रही है, वो कहानी जैसे मानो ठहर सी गई है। कहानी की, कथा की गत्यात्मकता में एक व्यवधान सा उपस्थित हो गया है। इसीलिए हमने कहा था कि नाटकों में खास करके प्रकृति का जो सुदीर्घ वर्णन है, वो रस जो कह सकते हैं आविष्करण में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है। और यह ऐसा प्रयोग केवल ऐसा नहीं है कि मृच्छकटिकमकार ने मृच्छकटिकम में किया है, बल्कि ऐसा प्रयोग सतत हम देखते हैं अन्य अन्य काव्यों में। महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में इसी प्रकार का एक विशाल वर्णन किया है, जहां उर्वशी खो जाती है और उसको ढूंढने में लगातार लगभग 20 से 25 पद्य पे पद्य और मंच पर एक अकेला पुरुरवा जो है वो खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं उस पीड़ा को कि लगभग आधे घंटे तक अकेले संवाद वाचन करते हुए डिफरेंट मूड, डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट प्रकृति के तत्व, तो वो दर्शकों के बीच में एक प्रकार से रसाविष्करण में साधक ना होकर के बाधक होता है। तो उस रूप में अगर हम कहानी के साथ जोड़ करके देखें तो वर्षा ऋतु का यह सुदीर्घ वर्णन उस कथा से हमें कोसों दूर लेकर के चला आया है। लेकिन उस वर्षा ऋतु का जो आनंद होता है, वर्षा ऋतु के जो भाव, कोमल भाव होते हैं, जो प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर के मन में उठने वाली भावनाएं होती है वर्षा ऋतु में, उसका बड़ा ही चित्रण सुंदर चित्रण यहां पर हमें प्राप्त होता है। अगला पद्य कहते हैं, एतैरेव यदा गजेंद्र मलिनैर राधमात लंबोदरैर गर्जद्भिः स्तडित बलाक शबलैर मेघैः सशल्यम मनः तत्किं प्रोषित भर्तृवध्य पटो हा हा हता शोभकः प्रावृड्यति ब्रवीति सठधीः क्षारम क्षते प्रक्षिपन। मित्रों देखिए कितना सुंदर ये चित्रण है। मैं इस सुंदर चित्रण की व्याख्या आपको आगे के अपने उसमें जारी रखूंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर देता हूं। क्षारम क्षते प्रक्षिपन, हम इस मुहावरे का खूब सुंदर प्रयोग करते हैं। इसकी भी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की टिप्पणी की सदैव प्रतीक्षा रहती है। धन्यवाद।